हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकाले का विवरण पत्र, जो कि 1833 का आज्ञा पत्र था, जिसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का कारण जो बना था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे। वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए, जिसको और लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकाले का विवरण पत्र, प्राच्य पाश्चात्य विवाद 20 वर्ष बाद अर्थात 1833 के आज्ञा पत्र में भी नहीं सुलझाया जा सका। 1833 का आज्ञा पत्र, इस आज्ञा पत्र में कंपनी का यह उत्तरदायित्व निश्चित किया गया कि वह अपने राज्य द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे। इस आज्ञा पत्र की शिक्षा संबंधी कुछ धाराएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बंगाल प्रांत का गवर्नर जनरल होगा और कुछ प्रांत के गवर्नर जनरल उसके अधीन होंगे। मतलब एक जनरल गवर्नर बनाया जाएगा। गवर्नर जनरल किसका बनाया जाएगा? बंगाल का। और बंगाल के आसपास के जितने भी इलाके होंगे उनके जो गवर्नर जनरल होंगे वो उनको असिस्ट करेंगे, असिस्टेंट होंगे मतलब उनके। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानूनी सलाहकार होगा जो गवर्नर जनरल को किसी भी मामले में कानून से अवगत कराएगा कि आप ये काम कीजिए या लेटर में ये सब चीज़ें डालिए या मत करिए। इस सब कानून के दाव पेच है वो उनको असिस्ट करके बताएंगे। किसी शिक्षा के लिए 1813 के आज्ञा पत्र में स्वीकृत जो धनराशि 1 लाख रुपए थी, अब वो बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष निश्चित की गई थी। किसी भी भारतीय को जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कंपनी में नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी की नियुक्ति उसकी शैक्षिक योग्यता एवं कार्य क्षमता के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी। किसी भी देश की ईसाई मिशनरी भारत आने की छूट होगी, पर वे भारतीयों को धर्म भावना, उनकी जो भारतीयों की जो धर्म भावना होगी उसको वो ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ये भी बहुत अच्छा उसमें नीति दी गई थी। 10 जून 1834 लॉर्ड मैकाले कानूनी सलाहकार बनकर भारत आए। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि मैकाले भारत कब आए थे, तो 10 जून 1834 में लॉर्ड मैकाले कानूनी सलाहकार बनकर भारत आए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और यह अपेक्षा की गई कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो हल सुलझाएंगे वो मैकाले सुलझाएंगे। मैकाले के प्राच्यवादी एवं पाश्चात्यवादियों के निम्नलिखित वक्तव्य और धारा 45 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को पेश किया। इसी विवरण पत्र को ही मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। इस विवरण पत्र में मैकाले ने 43 आज्ञा पत्र की व्यवस्था की तथा अपने सुझाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जो धनराशि के व्यय की जो व्याख्या उन्होंने की, मैकाले ने स्पष्ट किया कि 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मतलब कोई रोक टोक नहीं होगी। अतः इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी प्रकार से खर्च कर सकते हैं, मतलब स्कूल की बिल्डिंग पर या सिलेबस पर या मतलब हर तरीके से जैसा भी वो चाहते हैं शिक्षा के ऊपर खर्च कर सकते हैं। साहित्य शब्द की व्याख्या, मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य मतलब संस्कृत, अरबी और साहित्य से ही नहीं है, अपितु अंग्रेजी इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य यानी कि अंग्रेजी साहित्य भी आता है ना। जैसे हम लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, संस्कृत लिटरेचर भी पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने यही कहा कि साहित्य का जो अर्थ है वो केवल प्राच्य यानी कि हमारा जो हिंदी, अरबी, संस्कृत भाषा उसी से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इंग्लिश का जो अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य उससे भी लगाया जाएगा। भारतीय विद्वान की व्याख्या, भारतीय विद्वान के संबंध में मैकाले ने कहा कि इनमें केवल भारतीय भाषाओं के विद्वान ही नहीं होंगे, अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य के विद्वान भी आते हैं। मतलब जो हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, अच्छे से हिंदी को जानते हैं, उसके भी टीचर्स रखे जाएंगे। और जो इंग्लिश को अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, वो अगर वो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश अच्छे से समझते हैं, तो उसके भी टीचर वो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस पश्चात साहित्य के विद्वान भी आते हैं। लॉ के दर्शन एवं मिल्टन की कविता के जानकार भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी के पक्ष में उन्होंने तर्क कह दिया कि भारतीय भाषाओं को निरर्थक सिद्ध करते हुए तथा अंग्रेजों को स्थान देते हुए मैकाले ने लिखा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है।
ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य है उसकी अगर एक लाइब्रेरी भी खोल दी जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार मैकाले ने अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं को श्रेष्ठ बताते हुए उसके अध्ययन के पक्ष में निम्न तर्क दिए कि अरबी एवं संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की पूंजी है। ठीक है, मैकाले ने ये बात बोली। और अंग्रेजी इस देश के साक्षरों की भाषा है उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है तथा यह व्यापार की भाषा बन सकती है। जिस प्रकार लैटिन व यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिम यूरोप की भाषाओं से रूस में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा। ठीक है, मैकाले ने यह विवरण दिया। भारतवासियों में अरबी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित तथा उसके लिए उन्होंने राजा राम मोहन राय का नाम उदाहरण के लिए दिया क्योंकि वो अच्छे से अंग्रेजी को जानते थे। भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा इस देश में एक ऐसे वर्ण का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त या रंग से तो भारतीय होंगे और रुचि और विचारों और नैतिकता से विद्वता में अंग्रेज होंगे, है ना। जैसा आप अभी भीमराव अम्बेडकर अपने सीरियल देखा, उसमें आपने देखा था ना कि जो उस राजा का जो वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे या जो वहाँ का राजपाल संभालते थे वहाँ के, उनके बेटे थोड़ा यूरोपीय स्टाइल में रहते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें अंग्रेजी शिक्षा द्वारा इस देश में एक ऐसे मैकाले ने कहा कि प्राच्य शिक्षा के संस्थाओं पर धन खर्च करना मूर्खता है तथा उन्हें बंद कर दिया जाए। अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेगा। इनकी रचना विश्व की सबसे महान और बुद्धिमान जातियों में ने की है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के विवरण पत्र में वर्णित समस्त विचारों को अनुमोदित करके 7 मार्च 1835 को एक व्यक्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीतियों को निम्न शब्दों में घोषित किया। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जा सके। ठीक है, विवाद का अंत क्या हुआ, अब हम ये देखते हैं कि विज्ञप्ति ने सरकार की शिक्षा नीति को नई दिशा प्रदान की, परंतु वह इस विवाद का अंत ना कर सका। बेंटिंक के पश्चात नए गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को गंभीरता से लेते हुए 4 वर्ष तक विवाद के कारणों का अध्ययन कर पाया कि विवाद का मूल कारण था सरकार द्वारा प्राच्य शिक्षा पर कम धन खर्च करना। ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 में अपना विवरण पत्र प्रकाशित कर उसमें प्राच्यवादियों को प्रतिवर्ष 31,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की, जिसमें लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। मतलब कारण यही था कि प्राच्य भाषा यानी कि हमारी हिंदी, अरबी और संस्कृत भाषा को कम महत्व दी जा रही थी और पश्चिमी भाषाओं को ज़्यादा, तो बस विवाद का कारण यही था। ऑकलैंड ने निम्नलिखित घोषणाएं की कि प्राच्य संस्थाओं यथावत चलने दिया जाए और उनको आर्थिक अनुदान उसी प्रकार दिया जाता रहे। 31,000 रुपए की धनराशि को प्राच्य शिक्षा के प्रचार एवं प्राच्य शिक्षा के प्रकाशन पर खर्च किया जा सके। साथ ही यदि वे चाहें तो इस धन से पाश्चात्य विषयों के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध करा सके। प्राच्य शिक्षा अध्यापकों को यानी कि जो हिंदी, अरबी, संस्कृत भाषा के जो अध्यापकों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए। मतलब टीचर चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, मेहनत वो उतनी ही करता है ना। तो उन्होंने कहा कि वेतन बराबर दिया जाए। प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 25% छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाएं। ठीक है, तो ये था उसका अंत का कारण जो कि बहुत ही सही दिशा में हुआ। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे निस्पंदन सिद्धांत, है ना, फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच मेरे सभी व्यूअर्स को।